सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे विशेष विवाह अधिनियम के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे कि विशेष विवाह अधिनियम क्या है, इसको कब बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक है और हाल ही में जो कोर्ट का निर्णय आया है उससे विशेष विवाह अधिनियम का जो स्वरूप है वह कैसे बदल जाएगा और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको किस प्रकार की सहूलियत दी गई है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे एलसीए तेजस के विषय में। समझेंगे एलसीए तेजस की खासियत और वह इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेष विवाह अधिनियम के विषय में। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं जिससे यह पता चल सके आखिर यह जो अधिनियम है, एक्ट है, कहता क्या है। भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र और धार्मिक संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर दो शब्द हैं, पहला शब्द है पवित्र है, दूसरा है शब्द धार्मिक संस्था। पवित्र का मतलब यह है कि जब भी कोई विवाह के बंधन में बंधता है तो उससे जो है कि कुछ उम्मीदें की जाती हैं, उससे कुछ जो है कि दायित्वों के, कर्तव्यों के निर्वहन की उम्मीदें की जाती हैं और साथ ही साथ जो समाज है उसको स्वीकार करता है। और समाज इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि प्रत्येक विवाह किसी धार्मिक परंपरा के अनुसार होता है और जो धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं हैं हर व्यक्ति की होती हैं। तो जब भी क्या करता है कोई व्यक्ति अपना विवाह करता है तो वह अपने मान्यताओं को आगे बढ़ाता है और उसके साथ उसके कुछ धार्मिक पक्ष जुड़े होते हैं और उसके धार्मिक पक्ष उस विवाह के लिए कुछ रूपरेखा का निर्धारण करते हैं और जब उस रूपरेखा का पालन किया जाता है तो उससे वह जो विवाह है वह पवित्र हो जाता है। अर्थात जो विवाह की पवित्रता है उसका जो संबंध है वह समाज के एक स्ट्रक्चर से है और अगर समाज के उस स्ट्रक्चर का पालन करते हुए कोई व्यक्ति विवाह करता है तो पवित्र होगा, वह धार्मिक स्वरूप में स्वीकार किया जाएगा। अर्थात उसको एक धार्मिक संस्था के रूप में स्वीकार किया जाएगा और संस्था के रूप का मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन आपको एक चीज और पता है कि जिस तरह से विवाह को हमारे यहां पवित्र माना गया है, ठीक इसी तरह इससे ही जुड़ी दो और चीजों को पवित्र माना गया है और वह है जाति और धर्म। जाति में से तात्पर्य और धर्म से तात्पर्य समाज की उन मान्यताओं से है जिसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि जब भी आप विवाह करेंगे तो आप अपनी जाति में करेंगे और अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करेंगे और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके विवाह को धार्मिक माना जाता है। अब ये जो जाति और धर्म का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से निकलकर कुछ लोग बाहर अर्थात दूसरे जाति के लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से भी विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए रुकावट पैदा हो जाती है। रुकावट इसलिए पैदा हो जाती है कि आज भी हमारे समाज में चाहे अंतर जाति विवाह हो या अंतर धार्मिक विवाह हो, उसको एक सामाजिक अपराध के रूप में माना जाता है। जैसे इसको अपराध का शब्द दिया गया, इसका मतलब क्या है कि जो पवित्रता आपको मिलनी चाहिए थी वह समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आपने जाति और धर्म के खांचे से बाहर जाकर आपने विवाह किया। स्वाभाविक है यह जो परंपराएं हैं, ये जो मान्यताएं हैं, यह अपनी जगह हैं लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी जगह है। और इसी के कारण जब भी ऑनर किलिंग की घटना होती है या फिर इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं कि किन्हीं दो लोगों ने, अलग अलग धर्म के लोगों ने विवाह किया और परिणाम यह हुआ कि समाज में उनको सजा दी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो आप में से कुछ लोग दुखी होते होंगे और कुछ लोग यह कहते होंगे कि नहीं, यह जाति और धर्म को बचाने के लिए जरूरत। लेकिन हमने आजादी के बाद ही यह प्रयास किया था कि हमें जो विवाह है, इस विवाह को पहले यह समझना चाहिए कि यह धर्म नहीं करवा रहा, यह दो व्यक्ति कर रहे हैं और व्यक्ति
की अपनी एक आइडेंटिटी है, अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, वह अपने विषय में निर्णय लेने के लिए संप्रभु है और इसलिए जो भी वह निर्णय लेगा उसको निर्णय लेने का अधिकार है, खासकर उन चीजों का जो उसके जीवन का अंग है, जैसे कि विवाह। इसी के कारण आजादी के बाद से ही हमारे समाज के एक बड़े वर्ग ने कहा कि नहीं, हमें विवाह को जाति और धर्म के जो ये खांचे हैं इनसे अलग करना होगा, अर्थात इन्हीं के साथ जोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह बात बढ़ते रही और यह इसलिए भी बढ़ते रही क्योंकि हमारे समाज में आपको पता है जो प्रेम आधारित विवाह है वह जाति और जो है कि धर्म के बंधनों में नहीं बंधते हैं। तो अब हुआ ये कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़े उसी समय समाज के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ ऐसे भी प्रावधान करने की जरूरत है जो किसी धर्म की मान्यताओं, परंपराओं और जाति के स्ट्रक्चर से बाहर हो। कहा फिर एक कैसा विवाह होगा, इसको नाम दिया गया विशेष विवाह और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया संसद के द्वारा 1954 में और इसी को कहा गया विशेष विवाह अधिनियम अर्थात स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और इसमें कहा गया कि विवाह को अब जो है कि धर्म और जाति के खांचे से बाहर रखा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सबसे कह दिया गया कि आपको एक प्रकार से शादी और विवाह करना। इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि दो लोग हैं वह अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति से हैं, तो अगर वह विवाह करेंगे तो उनके लिए आखिर जो उनके विवाह की मान्यता कैसे मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो विवाह की मान्यता धर्म से जुड़ी हुई है, वो धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है, उन रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है जिससे जो है कि विवाह संपन्न होते हैं। अब जब दो व्यक्ति अलग अलग धर्म के हैं तो स्वाभाविक है उसमें से किसी एक धर्म के आधार पर ही क्या हो सकती है, शादी या विवाह हो सकता है। तो कहा यह गया कि नहीं, आपका जो विवाह है वह वैलिड होगा, वह मान्य होगा और आपके लिए हम एक स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं और उसी को कहा गया विशेष विवाह अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया है, जो अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह हैं, अर्थात दो अलग अलग जाति के लोगों में जो विवाह होता है, अलग अलग धर्म के लोगों में जो विवाह होता है, उसको मान्यता प्रदान यह करता। और यह जो अधिनियम है यह कहता है कि किसी धार्मिक औपचारिकता के निर्वहन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये सबसे बड़ी है और इसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो है यह अधिनियम कहता है। यह अधिनियम यह कहता है कि आप किसी धर्म विशेष की परंपराओं के अनुसार अगर विवाह नहीं करना चाहते या आपका धर्म, आपकी जाति दूसरे धर्म के और दूसरे जाति के लोगों से विवाह करने से रोकता है, तो आप इस अधिनियम के तहत पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करवा के आप क्या कर सकते हैं, विवाह की मान्यता प्रदान कर सकते हैं या मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो विवाह होगा इसको मान्यता दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति इसको डिनाई नहीं करेगा। इसलिए डिनाई नहीं करेगा क्योंकि यह एक एक्ट है, एक कानून है और इस कानून पर सब पर क्या है, बाध्यता। और इसी के कारण यह कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्ति जो अलग अलग धर्म और जाति के हैं इसमें विवाह कर सकते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों को अपना धर्म छोड़ने या फिर परिवर्तित करने की अभी आवश्यकता नहीं। आपने देखा कि दो लोग होते हैं जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, तो कई बार यह रुकावट आती है कि वह चूंकि शादी तभी हो सकती है जो वह दोनों लोग उनके धर्म के हों। तो इससे क्या होता है, किसी एक को धर्म परिवर्तन करना पड़ता है और धर्म परिवर्तन एक दबाव में करना पड़ा, शादी के लिए करना पड़ा, विवाह के लिए करना पड़ा, जो कि गलत है। तो यह जो अधिनियम ये कहता है आपको अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, आप इस अधिनियम के तहत आप विवाह कर लीजिए और आपका जो विवाह है जिस तरह से आप अपने धर्म में विवाह करते उसी प्रकार की मान्यता आपके विवाह को यहां पर भी प्रदान की जाएगी। यह अधिनियम मानता है कि दोनों पक्ष यदि विवाह के लिए तैयार हों तो जाति, धर्म या नस्ल जैसी जो यह परंपराएं हैं यह रुकावट नहीं उत्पन्न कर सकती, क्योंकि सबसे ऊपर व्यक्ति है और व्यक्ति के अधिकार हैं, यह अधिनियम मानता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है और इसके अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों को शामिल किया जाता है, अर्थात सभी धर्मों के लोग एक दूसरे में विवाह कर सकते हैं।
अब ये जो विवाह है इसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को थोड़ा आप समझ लीजिए। इसकी पहली 4 शर्तें हैं। 4 शर्तों में पहली जो शर्त है ये है कि दोनों पक्षों में किसी का भी कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए, अर्थात पहले से वह विवाहित नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि दोनों जो पक्ष हैं अर्थात जो कपल हैं, जो जोड़ा है, वह वयस्क होने चाहिए। वयस्क का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पुरुष की आयु है वह 21 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए और जो महिला की आयु है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि यह लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अपने विषय में निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर हर जगह आपको क्या मिलता है, एक जो है कि प्रमाण पत्र मिल जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप वोटिंग कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सी चीज। ठीक इसी तरह से यहां पर भी क्या किया गया है, एक एज का जो है कि पैरामीटर रखा गया है, जिससे ऐसा ना हो कि कोई कम उम्र में और उतना नहीं सोच पाता हो और क्या करे, वो विवाह कर ले। क्योंकि एक बार जब विवाह वो कर लेगा तो उसके सामने कई प्रकार की आगे चुनौतियां भी आ सकती। इसके अलावा इसमें एक और चीज है कि जो भी आप धर्म से आते हैं, उस धर्म में जो भी किसी भी धर्म से कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो कि उसमें निषिद्ध किया हो। निषिद्ध किया हो जाने का मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि आप जो है कि कोई अपने परिवार में शादी कर रहा है, अर्थात जिसको उस धर्म में जो कि क्या किया गया, अवैध बताया गया है, जो कि वैध संबंध नहीं हो सकता, इस प्रकार के संबंधों की इजाजत यहां पर नहीं है। जैसे कि अगर हम हिंदू परंपराओं में कहें तो हिंदू परंपराओं में एक परिवार में शादी नहीं हो सकती, तो यह अगर इस प्रकार की कोई शादी का प्रयास करता है तो यहां पे इसको रोका गया। तो कुल मिलाकर यह जो अधिनियम है यह कहता है कि दो लोग अलग धर्म अलग जाति के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार विवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर वह करना चाहते हैं तो यह अधिनियम उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी जोड़ा है उस कोई भी चित्त विकृत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह दिमागी रूप से इतना मजबूत होना चाहिए कि वह सही डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति है और उसको बहला फुसला कर या फिर वह डिसीजन ही नहीं ले सकता, वो सोच ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो यह अधिनियम क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। यदि ये जो जितनी भी शर्तें हमने बताई ये सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो दोनों पक्ष जिस क्षेत्र में पिछले 30 दिनों से निवास कर रहे हैं उस क्षेत्र के एसडीएम या फिर कोई अगर अलग विवाह अधिकारी है तो उसके सामने एक अर्जी वह देंगे कि हम जो है कि क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। और यह जो अर्जी दे रहे हैं अधिकारी को, विवाह अधिकारी को, वह एक जो है कि क्या होगा, पब्लिक नोटिस के रूप में होगा। जैसे कि आप विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं, जैसे कि आप शादी के कार्ड छपवाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप जो है कि समाज को बताते हैं कि देखिए हम शादी करने जा रहे हैं, आप कई लोगों को आमंत्रित करें। ठीक इसी तरह से जो आप विवाह के कार्ड की तरह ही क्या है कि जो आपने अर्जी दी है वह एक पब्लिक नोटिस है। पब्लिक नोटिस में मतलब आप सूचित कर रहे हैं कि आप यह विवाह करना चाहते हैं। और ये जो पब्लिक नोटिस है इसको आप एक फॉर्म में फिल करते हैं, अपनी सभी जानकारी, जैसे आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, आपका नाम क्या है, आपका जो जगह स्थान क्या है, ये सभी चीजें उसमें होती हैं। तो आपने क्या कर दिया, एक जो है कि फॉर्म भर दिया और ये फॉर्म जो है कि विवाह अधिकारी को दे दिया, उनको सूचित किया कि हम क्या करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। अब ये जो आपने जानकारियां दी हैं, जिस फॉर्म को भरा है उसमें क्या करता है एसडीएम, क्या करता है वह अपने दफ्तर के बाहर 30 दिन तक उसको चस्पा कर देता है, उसको लगा देता है। इसका मतलब यह है कि वह टंगा रहेगा, उसमें आपकी जानकारी रहेंगे, आपके फोटो रहेंगे। और वह इसलिए किया जाता है ताकि अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति तो नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी शादी होती है, जो विजिटिंग जो शादी का कार्ड है जब वो क्या होता है कि छपता है तो आप किस लिए सभी लोगों को बुलाते हैं, ताकि उसको मान्यता प्रदान हो सके और कुछ वहां पे गलत नहीं हो रहा। ठीक इसी तरह से कि अगर दो लोग शादी कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि किसी को इस शादी से आपत्ति है, कि किसी व्यक्ति ने अपने विषय में गलत सूचना दी कि नहीं मैं अनमैरिड हूं या फिर जो है कि मेरी शादी नहीं हुआ, जबकि हो सकती है उसकी शादी हुई है। तो कोई इस प्रकार की आपत्ति तो नहीं है। इसके कारण क्या होता है, यह जो आपने फॉर्म भर कर अपने विषय में जानकारियां
दी हैं वहां पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। इसका मकसद एक ये भी होता है कि कोई व्यक्ति झूठ या फरेब करके जल्दी में शादी ना कर। 30 दिन तक ये इसलिए सूचना रखी जाती है कि ऐसा ना हो कि कोई किसी को बहला फुसला कर लाया हो और वो शादी करना चाहता हो, उसका मिसयूज करना चाहते हो, इसलिए प्रावधान किया गया। अर्जी देने के 30 दिन के बाद विवाह के पंजीकरण पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 गवाहों की उपस्थिति में विवाह की अनुमति दी जाती है और आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है। इसके साथ ये भी है कि जब आपने विवाह कर लिया तो अब विवाह की तारीख से अगले 1 साल तक जो है कि जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप तलाक नहीं ले सकते। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें जो है कि शादियां होती। प्रश्न आएगा कि आखिर इस स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ समस्या थी क्या जिसकी वजह से मुद्दा कोर्ट में गया। तो देखिए कुछ समस्या है। जब एक ही धर्म के लोग शादी करते हैं तो उनकी शादी एक ही दिन में हो जाती है, लेकिन अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो उसमें 30 दिन का समय लगता है और इसको लॉजिकल नहीं बताया। दूसरा इसमें है, इस प्रावधान को शादी के इच्छुक जोड़ों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। अब समझिए कि 2 अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, और जब वह बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही बताएंगे क्या होगा, समाज के हमारे ठेकेदार आ जाएंगे और वह क्या कहेंगे, मार पीट कर सही कर देंगे। ऐसा होता है, आपने खबरें पढ़ी होंगी। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति की निजता वो नहीं चाहता अगर बताना तो वह ना बताए। तो इससे क्या होता है कि जब उनकी सूचनाएं आपने 30 दिन तक वहां बोर्ड पर रखी तो उनकी जो निजता है वह उसका क्या हुआ, हनन हुआ। साथ ही जो जोड़ा शादी कर रहा होता है वह भावनात्मक और कई बार आर्थिक और परिवार की तरफ से संघर्ष कर रहा होता। अर्थात हो सकता है कि वह चाहता है कि छुप छुप के शादी कर ले क्योंकि उसके परिवार के लोग नहीं होने देंगे, या फिर वह कोई भावनात्मक पक्ष है, वह चाहता है कि मैं अभी शादी कर लूं, या फिर वह चाहता है कि वह किसी अन्य तरीके से जो बंधे हुए शादी की परंपराएं, विवाह की परंपराएं उनके अनुसार ना करे। तो उसकी अपनी एक भावना है, तो उनका भी क्या होता है, इस प्रावधान के तहत उसका उल्लंघन होता है। और ऐसे में जो परिवार जो है, जो भी यहाँ पर शादियां होती हैं, कई बार यह देखा गया है कि एक परिवार अराजक तत्वों के निशाने पर आ जाता है। जैसे ही वहां पे फोटो लगा, समाज के कुछ ठेकेदार आएंगे, वह देखेंगे अच्छा इनका नाम ये है, पता ये है, एड्रेस ये है, और ये अलग धर्म से, ये अलग धर्म से, वह किसी परिवार पर हमला कर देते हैं। तो इस प्रकार के तनाव, सोचिए विवाह क्या था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, और यहाँ पर क्या हुआ, विवाह जो है कि एक तनाव का कारण बन गया। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो लड़की पक्ष है उसको काफी ज्यादा दिक्कत होती है, उस पर कई तरह की बातें उठती हैं, और कभी भी जब भी ये चीजें होती हैं तो इसमें लड़की की जो परिवार है उसको दिक्कत होती है, लड़की को दिक्कत होती है। कई बार लड़कियों की जो फैमिली है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और इसी के कारण ये चीजें आती। प्रश्न आएगा अब ये चर्चा में क्यों है। तो दरअसल हुआ क्या है, कुछ दिन पहले एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से एक धार्मिक स्थान अर्थात मंदिर में शादी की। लड़की के जो परिवार वाले, लड़के के परिवार वाले दोनों इससे क्या थे, नाराज थे। अर्थात दोनों, चाहे बच्ची के या फिर बच्चे, दोनों के परिवार वाले इससे क्या थे, नाराज थे। हालांकि बाद में लड़के के जो परिवार वाले थे वह तैयार हो गए, लेकिन लड़की के जो परिवार वाले थे वो तैयार नहीं थे। तो लड़के के परिवार की तरफ से जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर करके लड़की के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत की गई कि यह जो शादी है इसको यह पूरा नहीं होने दे रहा। क्योंकि पहले तो दोनों नाराज थे, लड़की के परिवार वाले, लड़के के भी परिवार, बाद में लड़के के परिवार वाले तैयार हो गए। कोर्ट ने लड़की और पिता को बुलाकर अपनी बात रखने के लिए कहा। लड़की से कोर्ट ने यह भी पूछा कि उन्होंने शादी जो की वह विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत क्यों नहीं किया, उन्होंने मंदिर में क्यों किया। क्योंकि मंदिर में शादी करने से क्या हो रहा था, जो बच्ची का परिवार था, लड़की का परिवार था, उसको दिक्कत हो रही थी, वह उसके धार्मिक मान्यताओं से अलग था। तो लड़की की तरफ से जवाब दिया गया, क्योंकि एक्ट का प्रावधान यह कहता है कि 1 माह की नोटिस दी जाएगी और 1 माह तक जोड़े की फोटो सार्वजनिक रखी जाएगी, जिससे उसको खतरा हो सकता था। अर्थात हो सकता था कि उसके परिवार वाले ही उस पर हमला कर देते या फिर उसको घर में कैद कर लेते, जैसा कि किया भी गया। तो इससे क्या होता, उससे उनकी पहचान उजागर हो रही थी और उनको अपनी जान का खतरा था, और साथ ही साथ उनकी जो जानकारी वह सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे कि जो है कि
30 दिन तक किसी बोर्ड पे लगा रहे, फिर उनके विवाह को मान्यता प्रदान की जाए। इसलिए उन्होंने मंदिर का विकल्प चुना, क्योंकि वहां पर तुरंत आपको मान्यता मिल जाती है कि आपने जो है कि कोई मंदिर है, आपने फोटो खिंचवाया, आपने जो है कि पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाह संबंधित नोटिस के अनिवार्य प्रकाशन जो अभी तक होता था, दोनों पक्ष की स्वतंत्रता और गोपनीयता संबंधी मौलिक अधिकार का हनन करता है। इसलिए भावी पक्षों के लिए, अर्थात जो अब लोग शादी करेंगे उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5 और 6 के तहत विवाह से 30 दिन पूर्व नोटिस जारी करना वैकल्पिक होगा, ना कि अनिवार्य। इसका मतलब यह है कि जो कपल चाहते हैं कि हाँ हमारे नाम का फोटो आपको कहीं चिपका दो, आप चिपका सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता वो कि अथॉरिटी अधिकारी ये कहे कि नहीं यह प्रक्रिया है, इसका आपको पालन करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो विवाह है, विवाह में शामिल दोनों पक्ष राज्य या फिर गैर राज्य अभिकर्ताओं के हस्तक्षेप के बिना अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, और इसलिए यह जो प्रावधान है इसमें क्या करता है, रुकावट करता है। देखिए क्या कहा गया है, जो एक्ट था, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं वह किसी भी बंधन से बंधे ना हो, तो इसमें क्या है, चाहे समाज के लोग हों या फिर राज्य है, दोनों पर निर्बंध लगाया गया है कि आप उनको ऐसा करने से नहीं रोक सकते। लेकिन यह जो प्रावधान है जिसमें 30 दिन तक आपकी फोटो, आपकी सूचनाएं रहती हैं, इससे क्या होता है कि अड़चने आती हैं। कई बार जो कि समाज के ठेकेदार या परिवार के लोग ही क्या करते हैं, उस प्रक्रिया को पूरा नहीं होने देते। कोर्ट ने यह भी किया आगे कि धर्मनिरपेक्ष कानून के बावजूद देश में अधिकांश जो है कि धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह होते हैं। देखिए कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, लेकिन जो विवाह करते हैं वह क्या होता है, धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं। न्यायालय ने कहा कि अगर आप अपने धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह कर रहे हो, तो क्या है, जब व्यक्ति जो है, जो दो लोग शादी करना चाहते हैं वह धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत अगर शादी करना चाहते हैं तो उसमें इतनी रुकावट क्यों होनी चाहिए। और इसी के तहत यह कहा गया कि यह जो अब डिस्प्ले किया जाता था 30 दिन तक ये सूचनाएं, इसको जो है कि वैकल्पिक रखा जाएगा, ना कि मैंडेटरी रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा जब धर्म संबंधी व्यक्तिगत कानूनी के तहत धर्म संबंधी जो व्यक्तिगत कानून के तहत नोटिस जारी करने अथवा आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो धर्मनिरपेक्षता के पूरक कानून विशेष विवाह के संदर्भ में ऐसा क्यों होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है, इसको और समझिए। इसमें कहा गया है कि जब आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह करते हो तब तो कोई ऐसी नोटिस आप नहीं लगाते हो, तब तो आपको क्या होता है, कोई ऐसी जो कि आपत्ति का जो दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया को आपको फॉलोअप नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि जो धर्मनिरपेक्षता के तहत ही जो कानून बना है उसके तहत ऐसा क्यों होना चाहिए, और इसी के लिए कहा कोर्ट ने कि आगे से ऐसा नहीं किया। कोर्ट द्वारा अधिकारी को निर्देश दिया गया है, जो विवाह अधिकारी हैं, कि यदि दोनों पक्ष लिखित रूप से नोटिस के प्रकाशन हो तो अनुरोध नहीं करते हैं तो वह अधिकारी इसके तहत नोटिस को प्रकाशित नहीं करेगा। अर्थात अगर किसी भी कपल को अपना जो है कि नाम नोटिस में रखवाना है तो उनको लिखित रूप में देना होगा। बिना उनके लिखित रूप में वह जो है कि अधिकारी उनके सार्वजनिक जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकता। और यह कहा गया है कि आगे से विवाह को लेकर आपत्तियां दर्ज नहीं की जाएंगी। यह माना जाएगा कि जो दो लोग शादी करना चाहते हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि यह भी कहा गया कि विवाह अधिकारी को कोई संदेह हो तो तथ्यों के अनुसार वह उपयुक्त विवरण और प्रमाण पत्र मांग सकता है। जैसे कि लगता है कि कोई शादीशुदा पहले से है या फिर जो है कि वह जल्दीबाजी में किसी को बहला फुसला कर लाया या लाई है, जो कुछ भी, तो इसके तहत यह चेक किया जा सकता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा कि अब आपत्ति का प्रमाण पत्र डिस्प्ले किया जाए। एक्ट के प्रावधान और मौलिक अधिकारों का थोड़ा संबंध समझ लीजिए और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट भी देख लीजिए। संविधान का मूल अधिकार का जो हमारा जो मूल अधिकार वाला खंड है, यूनिट है, उसमें व्यक्ति को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं और अधिकार प्रदान किए गए। और इन अधिकारों अर्थात फंडामेंटल राइट का मुख्य ध्येय या उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति अपना जीवन साथी अपने हिसाब से जो है कि चुन सके, वह डिसाइड कर सके कि वह
किससे जो है कि विवाह करना चाहता है। और जब तक वह व्यक्ति कुछ भी ऐसा नहीं करता जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, तब तक उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति जो है कि अपने जीवन को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहता है, कई प्रकार के वो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, तो क्यों ना उसके पास इतना महत्वपूर्ण निर्णय हो कि वह ये डिसाइड कर सके कि आखिर उसका जीवन साथी कौन बनेगा। कुल मिलाकर कि यह कहा गया है कि यह जो विवाह का निर्णय है, यह जीवन के किसी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक होता है। इसीलिए व्यक्तियों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह क्या करें, अपने कपल, अपने पार्टनर का वह डिसीजन ले सकें कि किनसे विवाह करना है और नहीं करना है। और करना है कि मतलब उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को अपनाकर अपने विवाह को वैधता प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए, अर्थात विवाह और व्यक्ति के अधिकारों के सामंजस्य को देखते हुए, एक दूसरे के जुड़ाव को देखते हुए, हादिया विवाह मामले वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने साथी चुनने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है और कोई उसको रोक रहा है, और अगर वह जो है कि किन्हीं चीजों का उल्लंघन नहीं करता है, तो वह रोकने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। इस तरह से यह कहा गया है कि यदि कोई प्रावधान जो कि असंगत है, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो इस अधिनियम के तहत बताया गया उसका उल्लंघन करता है, तो वो किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अर्थात कोई कपल है, अगर वह विवाह करना चाहता है, अगर आप नहीं करने देना चाह रहे हैं, तो आप उसके मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख मुद्दा जो था वह निजता का भी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में आधार कार्ड का जो मामला था उसमें कहा कि कोई भी, यदि कोई व्यक्ति अपने विषय में किसी सार्वजनिक कार्य के लिए कोई भी अपनी सूचना सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसा कि इसमें इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि आपको अपनी सूचनाएं देनी ही होंगी और 30 दिन तक उन सूचनाओं को डिस्प्ले किया ही किया जाएगा। और इसमें जो आधार कार्ड का मामला था उसमें भी यही मामला था कि आखिर जो आधार कार्ड है वह अगर सभी कार्यों के लिए मैंडेटरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जगह व्यक्ति की निजता को जो है कि निजता का जो मामला उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा, अन्य चीजों को कम दिया। कुल मिलाकर अनुच्छेद 21 के तहत निजता का जो अधिकार है वह मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ है और इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। और यह जो एक्ट था, इसके जो प्रावधान थे उसका उल्लंघन कर रहे थे, और इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जो अब आने वाले समय में जो शादियां होंगे उसमें यह जो बाध्यताएं उनको समाप्त किया जाए। कुल मिलाकर जब भी आपने देखा होगा हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार होता है, और यह दो आधार थे। इसी प्रकार का एक आधार था सुप्रीम कोर्ट के सामने वर्ष 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का विवाद, और इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, समलैंगिकता को आईपीसी की धारा 377 से अलग करते हुए इसके अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया था। जो समलैंगिकता जो किसी धर्म में स्वीकार नहीं किया जा रहा था, जब इसमें प्रगतिशीलता दिखाई गई तो यहां पर जो हाईकोर्ट ने कहा कि अब तो यह नहीं हो सकता कि जब दो लोग जो है कि प्राकृतिक तरीके से सब शादी करके उस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, तो उसमें जो है कि रुकावट डाली जाए। अब इससे पहले एक जो याचिका है वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी डाली गई थी, और इसमें कहा गया था जो 1954 का ये कानून था उसके मुकाबले अब जो संचार की तकनीकी है, जैसे फोन है, मोबाइल है, मेल है, किसी प्रकार की जो सूचना है उसमें अब काफी परिवर्तन आ चुका है। तो इसमें यह भी कहा गया जो 30 दिन का नोटिस पीरियड है यह उचित नहीं है, इसको अगर किसी व्यक्ति को शादी करना है तो इस समय को और कम किया जाना चाहिए। तो आने वाले समय में हमें सुनने को मिल सकता है कि जो 30 दिन की जो बाध्यता है इसको कम किया जा सकता, हो सकता है 1 हफ्ते का आपको अप्रूवल लेना हो और उसके तहत आप शादी या विवाह कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर यह जो पूरा एक्ट था क्यों चर्चा में बना हुआ था। प्रश्न आएगा इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे अंतर धार्मिक और अंतर जाति विवाह में आने वाली जो बाधाएं हैं स्वाभाविक कम होंगी, और धर्म निरपेक्षता और समानता के जो मूल्य हैं उनको मजबूती मिलेगी। आप समझ पाए होंगे कि धर्म निरपेक्षता को कैसे महत्व मिलेगा, क्योंकि धर्म निरपेक्ष कानून के तहत ही कानून का निर्माण किया गया। इससे जो असामाजिक तत्व हैं, जो तथाकथित समाज के ठेकेदार हैं, जो शादी करने वाले जोड़े को या उनके परिवार को प्रताड़ित करते हैं, उन पर रोक लगेगी। विशेष विवाह की जो कठिनाइयों में धर्म
परिवर्तन करने की जो घटनाएं होती हैं उसमें भी रुकावट आएगी, क्योंकि अब अगर व्यक्ति की सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं तो उसका अपना धर्म चेंज करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर और शादी करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो महिलाओं पर अधिकांशतः हिंसा होती थी, जो उनके परिवार या समाज के किसी वर्ग के द्वारा की जाती थी, अब वह नहीं हो पाएगा। तो इन सभी चीजों के कारण क्या था, यह पूरा अधिनियम चर्चा में बना हुआ था। अब हम बात करेंगे एलसीए के विषय में। अब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो है कि एलसीए तेजस को दिखाया गया है। ये जो फाइटर जेट हैं काफी आधुनिक हैं, इन्हीं के विषय में टॉपिक है, थोड़ा समझते हैं। तेजस जो है भारत द्वारा विकसित हल्का लेकिन अनेक विशिष्टताओं वाला जो है कि क्या है, एक जो है कि लड़ाकू जेट विमान है, अर्थात फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका जो पूरा नाम है वह है एलसीए अर्थात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। यहाँ पर लाइट कॉम्बैट का मतलब वो क्या है कि हल्का है, और यह लड़ाकू विमान है, और एयरक्राफ्ट ऐसा है जो कि काफी आधुनिक है। तेजस का जो ढांचा है वह कार्बन फाइबर से बना है, जिसकी वजह से अन्य धातुओं से क्या है, हल्का है, और इसी के साथ इसी के कारण इसका नाम जो जुड़ता है वो क्या है, एलसीए अर्थात लाइट शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है। भारत में जो इसका विकास है 1980 के दशक में जो है कि प्रारंभ करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें विलंब हुआ और 1993 में इसको मंजूरी मिली, और इसका जो नाम तेजस है वह मई 2003 में उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने रखा था। इसे जो है कि बनाया जाता है जो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। यह जो तेजस है यह न सिर्फ त्वरित और प्रभावी हमला करने में सक्षम है, बल्कि जो इसका निशाना है काफी अचूक होता है, और इसको भारतीय वायुसेना के एक स्क्वाड्रन में इसको जो कि फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग बुलेट का मतलब है कि एक ऐसा बुलेट है जो जहां पर भेजा जाएगा वहां पर यह जो है कि हमला करके आएगा। इसकी जो गति है वह 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, और एक बार में लगभग 3850 किलोमीटर की दूरी को तय करने में सक्षम है। यह इसकी जो लंबाई है वो लिखी हुई है, इसकी ऊंचाई भी लिखी गई है, और सभी तरह के हथियारों को लोड कर देने पर इसका जो वजन है यह इतना ही रहता है, जो कि हल्का है, और इसी के कारण इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नाम दिया गया। यह हवा से हवा में तथा हवा से जमीन पर मिसाइल दागने में सक्षम है, और इसमें एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जा सकती हैं, बम भी लगाए जा सकते हैं, रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं, और इसमें गाइडर लेजर बम लगाने की भी तकनीकी जो है कि विकसित की गई है। इसे आधुनिक रडार और मिसाइल जैमर से युक्त किया गया है, और वर्ष 2018 में तेजस में हवा में उड़ान के दौरान ही ईंधन भरा जा चुका है, अर्थात इसको रिफ्यूल किया जा चुका है, जिसके कारण इसका जो महत्व काफी बढ़ गया है। यह जो विमान है वो किसी भी ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, चाहे वो 50,000 फीट की ऊंचाई हो या सरफेस के पास की जगह। एलसीए के कई वेरिएंट हैं, और इस समय एलसीए MK-1A जो है कि चर्चा में बना हुआ है। यह एलसीए MK-1A क्या है कि जो एलसीए है उसी का एक परिष्कृत रूप है, और यह सुपरसोनिक फाइटर जेट है। बाकी सभी विशेषताएं जो हमने बताई मूल वही लगभग हैं, लेकिन उसका क्या है, ये आधुनिक वेरिएंट है, और ये सभी ऊंचाइयों पर अपना बेहतर परिणाम दे सकता है किसी भी मौसम में। यह जो है कि 3500 किलोग्राम तक की पेलोड ले जा सकता है। यहाँ पर पेलोड से तात्पर्य जो भी आप इसमें हथियार लगाना चाहते हैं तो 3500 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकता है, और ये आक्रमणकारी अर्थात ऑफेंसिव एयर सपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि इसको सिर्फ आप कहीं हमला होने पर हमले को रोकने में यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप आगे बढ़ के खुद इसके माध्यम से हमला कर सकते हैं। इसमें जो है कि बियॉन्ड विजुअल मिसाइल लगाने की क्षमता है, और इसमें अस्त्रा MK-1 जो है कि इसको लगाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो एलसीए तेजस है, जिसका नाम जो है कि आपका अगर याद रखना होगा तो इसको याद रखिएगा, एलसीए MK-1A, तो इसमें कौन सा जो है कि मिसाइल लगाया जाएगा, तो वह मिसाइल होगा अस्त्रा MK-1, ये इसको लगाया जाएगा। और ये भी क्या है कि एक बियॉन्ड विजुअल मिसाइल है, और ये जो मिसाइल होती हैं काफ़ी मजबूत मानी जाती हैं, मजबूत का मतलब है काफ़ी प्रभावी मानी जाती हैं। इसमें रडार भी कई तरह के लगाए जाएंगे, आधुनिक रडार जो इस कैटेगरी के आते हैं इसको लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि यह जो फाइटर जेट है एक साथ
कई टारगेट पर एक साथ हमला कर सकता है और उनकी एक्टिविटी का पता लगा सकता है। इस प्रकार के आधुनिक रडार को भी इसमें लगाएगा। इसमें जो डिजिटल मूविंग 2D और 3D मैप होगा उसको भी लगाया जाएगा और इसमें IRNS और साथ ही साथ GPS की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसका भी प्रयोग किया जाए। कुल मिलाकर इसका जो अंदर का कॉकपिट होगा वो काफी आधुनिक होने वाला है और साथ ही साथ यह जो आने वाले समय के जो सबसे अच्छे फाइटर जेट है उसमें इसको शामिल किया जाए। हाल ही में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय वायुसेना के लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत के 83 तेजस विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दीजिए। तो ये विमान है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जो 83 विमान है इसमें से 13 जो होंगे वह है LCA तेजस Mk-1A होंगे और बाकी जो 10 होंगे यह क्या है, ट्रेनर के होंगे। ट्रेनर का मतलब है कि जो ये विमानों को चलाने वाले पायलट होंगे उनको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, तो 10 जो है कि ट्रेनिंग के पर्पज से बनाए जाएंगे और ये जो 73 है इनको क्या किया जाएगा, एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने इन विमानों का जो निर्माण है यह जो है कि भारत में किया जाएगा और इसमें जो 70% आपूर्तिकर्ता हैं वो सामान इंडिया से, अर्थात आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा मेक इन इंडिया की तरह इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्वाभाविक है HAL को मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो आने वाले समय में जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं वो और अच्छा प्रयास करेंगे। ये जो अधिकरण या समझौता है अगले माह जो एयर इंडिया शो होने वाला है बेंगलुरु में उसके दौरान इसको हस्ताक्षरित किया जाएगा, लेकिन अभी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको अनुमति दे दी है। HAL द्वारा इन विमानों की आपूर्ति वर्ष 2026 तक की जाएगी और जो प्रारंभिक डिलीवरी है वो अगले 3 साल में प्रारंभ कर दी जाएगी और 2024 तक पहला जो स्क्वाड्रन है अर्थात जो एयरफोर्स है उसकी जो बटालियन कुछ कह लीजिए उसमें जिसमें 16 से 18 जो है कि फाइटर जेट होते हैं उसको पहले 2024 तक ये पहला जो है कि स्क्वाड्रन इसका बन जाएगा। यह जो अभी जो इनको निविदा दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो अधिग्रहण दिया गया है इसमें रख रखाव और मरम्मत और के लिए भी आधारभूत संरचना निर्मित करने का प्रयास किया गया है। अर्थात आने वाले समय में जब इनको अच्छी तरीके से हैंडल करने के बाद अगर रिपेयरिंग या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए भी इनको कॉन्ट्रैक्ट अभी से दे दिया गया है। आने वाले समय में LCA Mk-2 के 6 स्क्वाड्रन और जो है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। यह नेक्स्ट लेवल होगा जिसकी अभी क्या खासियत होगी हमें नहीं पता है, लेकिन अभी चूंकि Mk-1 पे बात चल रही है, लेकिन जब Mk-1 जो है कि बनने लगेंगे तो अगले चरण में Mk-2 जो बनेगा इसके भी 6 स्क्वाड्रन भारतीय एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। HAL ने अपनी निर्माण क्षमता को अब जो है कि 16 विमान प्रति वर्ष तक जो है कि कर दिया है, जो कि अभी 8 थी। अर्थात अब जो आने वाले समय में HAL के द्वारा इन विमानों का निर्माण ज़्यादा तेजी से किया जाए। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much.